नेपाल की राजधानी काठमांडू इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। 9 सितंबर को शुरू हुए जेनजी प्रदर्शन ने पूरे देश को हिंसा और तबाही की आग में झोंक दिया है। इस हिंसा में न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर भी गहरा असर पड़ा है। काठमांडू के सबसे आलीशान और ऊंचे होटलों में से एक हिल्टन होटल पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ये 5 सितारा होटल, जिसे सिर्फ एक साल पहले जुलाई 2024 में 5 अरब रुपए की लागत से शंकर ग्रुप ने तैयार कराया था, नेपाल की पर्यटन इंडस्ट्री का एक नया प्रतीक था। 64 मीटर ऊंची इस इमारत में 172 लग्जरी कमरे, वेलनेस स्पा और हिमालय के अद्भुत नजारे दिखाने वाले ग्लास थे। लेकिन 9 सितंबर की रात गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इसे निशाना बनाया और देखते ही देखते ये भव्य ढांचा धुएं में बदल गया। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन यानी कि NIA का अनुमान है कि इस आगजनी से करीब 31 अरब रुपए से ज्यादा के बीमा दावे सामने आ सकते हैं, जो 2015 के विनाशकारी भूकंप से हुए नुकसान से भी 3 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक इमारत का नुकसान नहीं है, बल्कि नेपाल की पर्यटन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस हिंसा की शुरुआत 8 सितंबर को हुई, जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मानते हुए जेनजी प्रदर्शनकारियों ने विरोध शुरू किया। जेनजी उन युवाओं को कहते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाते हैं और वैश्विक दुनिया से जुड़े रहते हैं। हालांकि सरकार ने अगले ही दिन बैन हटा लिया, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हिल्टन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के परिवार से बताया जा रहा था। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय की ऐतिहासिक इमारत और भाटभटेनी सुपरमार्केट भी आगजनी की चपेट में आ गए। इस हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मुद्दा नहीं था, ये दशकों से लोगों के मन में भरा हुआ असंतोष था, जो अचानक फट पड़ा। लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया प्रतिबंध सिर्फ एक बहाना है, असली वजह लंबे समय से चला आ रहा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी है। नेपाल का राजनीतिक इतिहास बहुत ही उथल-पुथल से भरा रहा है। 1951 में राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने के बाद भी देश में स्थिरता नहीं आ पाई। 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ और माओवादी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, लेकिन वो भी एक स्थायी शासन देने में विफल रहे। 2008 के बाद से कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, जिससे शासन कमजोर हुआ और भ्रष्टाचार गहराया। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद नेपाल ने गरीबी उन्मूलन में सफलता हासिल की है। 1995 में जहां 55% लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं 2023 तक ये आंकड़ा सिर्फ 0.4% रह गया। लेकिन ये सफलता घरेलू आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों की कमाई और रेमिटेंस से आई है। आज नेपाल की GDP का लगभग 30% हिस्सा विदेशों से आने वाली रकम पर निर्भर है। हर चौथे घर से कोई न कोई सदस्य विदेश में काम करता है। सोशल मीडिया प्रतिबंध से गुस्सा और बढ़ा, क्योंकि ये न केवल युवा पीढ़ी की आवाज को रोकने की कोशिश थी, बल्कि विदेशों में काम कर रहे परिजनों से जुड़ाव के लिए एक सस्ता साधन भी छीन लिया गया। हाई रेमिटेंस फ्लो ने फॉरेन करेंसी को मजबूत किया, लेकिन इससे निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा। प्रवासी जब वापस आते हैं तो उन्हें घरेलू अर्थव्यवस्था में फिर से बसना मुश्किल लगता है। नतीजन नेपाल की अर्थव्यवस्था दिखने में स्थिर लग सकती है, लेकिन ये भीतर से खोखली है। जेनजी के हिंसक प्रदर्शन उसी का संकेत है। हिल्टन होटल का जलना और अन्य कॉर्पोरेट इमारतों की तबाही से रोजगार और सप्लाई चेन पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय होटल चेन नेपाल में निवेश से पीछे हट सकती है, जिससे पर्यटन उद्योग को और भी गहरा धक्का लगेगा। हालांकि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत नेपाल को अपनी पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने एक अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। चीन समर्थक माने जाने वाले KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुए इस बदलाव पर भारत की भी पैनी नजर है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगाते हुए शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 73 वर्षीय कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी और कई देशों के राजनयिक भी मौजूद रहे।